हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, इसकी हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस हम आज इस वीडियो में करेंगे। ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है और इस टॉपिक से हमारे जो वेरियस एग्जाम्स हैं उनमें एक दो क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इस टॉपिक का हम कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक रिमाइंडर है कि मैथ से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा उन्हें विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व किया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ द environment, air, water, soil, which can cause harmful effects on various form of life and or property। ये क्या बोल रहा है, इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो, या तो फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहे हो, किसमें, जो हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे कि वाटर हो गया, एयर, सॉइल, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के और किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। तो इनमें अगर कोई फिजिकल चेंज आता है, बायोलॉजिकल चेंज आता है, या फिर इसमें कोई केमिकली चेंजेस आते हैं जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब कि जो इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नाउ व्हाट इज पॉल्यूशन, इस टर्म का मीनिंग हम देखते हैं। द term pollution can be defined as influence of any substance causing noises, harmful effect and uneasiness to the organism। pollution क्या होता है कि कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस आ जाना जिसके कुछ हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले, और जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, उनके लिए अनईजीनेस हो, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स, यहाँ पे आपके पॉल्यूशन आ गया। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पॉल्यूट्स वाटर, सॉइल, एयर। पॉल्यूटेंट्स होते हैं वेस्ट मटेरियल जिसके कारण, मतलब कि जिसके कारण जो वाटर है, सॉइल है, एयर है, एटसेट्रा कुछ भी है, वो क्या हो रहा हो, पॉल्यूट हो रहा हो, जिसके कारण चीजें क्या हो रही हैं, पॉल्यूट हो रही हैं, उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। Substance or energy introduced into the environment that has undesirable effect or adversely effect ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब कि वो सब्सटेंस या फिर वो एनर्जी जिसके कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कुछ हमें अनडिजायरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनमें हमें कुछ अफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस सब्सटेंस को या फिर उस एनर्जी को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनके शॉर्ट टर्म डैमेजेस भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म डैमेजेस में देखें तो जो एनिमल स्पीशीज होती हैं, प्लांट्स होती है, तो ये पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ रेट को कम कर देते हैं या फिर उसको चेंज कर देते हैं। या तो उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, मतलब कि जो हमारी नेचर की जो एक साइकिल होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो पॉल्यूटेंट्स के कारण ही पॉल्यूशन होता है। नाउ यहाँ पर आपको पॉल्यूटेंट्स के दो टर्म्स मिलेंगे। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड्स, एल्कलीज, तो इन सब के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये क्या है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स याद रखना है, particles of different metals, chloride, sulfate, oxides of iron, cadmium, acids and alkalis। आपसे एग्जाम में डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आ जाता है, ऑयल, फैट्स, फिनॉल्स, ऑर्गेनिक एसिड, ग्रीस एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ग्रीस वगैरह, ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं और कौन कौन से इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। नाउ
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। ये जर्नल से पॉल्यूशन है, मतलब कि ये जनरली हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सबसे पहले आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज अल्ट्रेशन इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर थ्रू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज एंड मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर इट्स डिजाइनेटेड यूज। मतलब कि वाटर का जो यूज होता है, वाटर का यूज क्या होता है कि एग्रीकल्चर में यूज करना, हमारे जो डोमेस्टिक वर्क है उसमें यूज होना, जो उसका काम है वाटर का, जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है कि हाँ वाटर के लिए ये सारे काम हैं। तो उन वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि वाटर की या तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाएं, या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके चेंजेस आ जाएं, या वो किसके कारण आए, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या फिर नेचर के कारण। ये यहाँ पर नेचर भी इन्वॉल्व हो सकता है और ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो सकता है पॉल्यूशन करने में। तो इनके कारण अगर वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब जैसे कि जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं, जो अर्थ में फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, वो बहुत सारे यूजेस के लिए होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, म्युनिसिपल यूज, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, नेविगेशन, रिक्रिएशन। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, वाटर डेजिग्नेटेड है। इन सारी चीज़ों में हम वाटर का यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या हो गया है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या फिर नेचर के कारण बहुत सारी अनडिज़ायरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण जो वो वाटर है वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। अब वो हमारे यूज़ के लिए नहीं आ पा रहा है, मतलब हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें पानी पीना है तो हम साफ़ पानी पिएंगे, हम गंदा पानी नहीं पिएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन जो है वो होता कैसे, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है इस टाइम पर वो मेन मेड है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के कारण वो पोल्यूशन हो रहा है। और कुछ नेचुरली भी होता है। नेचुरली कैसे होता है, जैसे कि एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू इरोजन। अब जैसे इसमें ह्यूमन बींग भी इन्वॉल्व है और नेचर भी इन्वॉल्व है। ह्यूमन बींग कैसे इन्वॉल्व है, जब हमने पेड़ों को काट दिया तो सॉइल को, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता। और जब हमने पेड़ों को काट दिया तो उससे क्या हुआ, सॉइल इरोजन होने लगा। अब वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वहाँ जाते हैं और उसे पॉल्यूट करते हैं। एनिमल का वेस्ट, लिंचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। जब मिनरल्स, रॉक से मिनरल्स निकाला जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। तो ये कुछ नेचर है जिसके कारण वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। कुछ सोर्सेस हैं वाटर पोल्यूशन के, जैसे कि म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, मराइन पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। तो इन सब के कारण क्या होता है, वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ये कुछ वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं, मतलब ये क्या है, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं जिससे वाटर क्या होता है, पोल्यूट होता है ना। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि वेस्ट वाटर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में क्या होता है, जो उनका जो पूरा जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, वो क्या करते हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं वाटर के, या तो सी हो गया या ओशन हो गया, उनमें डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण पूरा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और पोल्यूट हो जाता है। Now, next is industrial waste. The major sources of water pollution is the waste water. वाटर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स क्या है, वेस्ट वाटर। डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल बॉडीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज और कमर्शियल बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, उनका जो पूरा वेस्ट वाटर होता है, अब जैसे उनका जो वेस्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मेटलर्जिस्ट होते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनका जो पूरा केमिकल्स होता है, ये सारी चीज़ों वो क्या करते हैं, उनका जो उनके वाटर में मिक्स होती हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, पॉल्यूटेड होता है वो वाटर, उसको डायरेक्टली वो क्या करते हैं, वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण जो वाटर है वो पूरा पोल्यूट हो जाता है। दे डिस्चार्ज सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रीज से ही ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है।
देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज की ये पाइप है और ये डायरेक्टली ये वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, जिससे क्या हो रहा है, ये पूरा डिस्चार्ज वाटर बॉडी में हो रहा है और उसे पोल्यूट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। क्या जैसे कि हमें पता है कि अब आजकल क्या होता है कि जो क्रॉप्स को हम अगर हम खेती करते हैं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्रॉप्स के लिए। बट ये क्या कर रहे हैं, ये जो ये मेन काम करते हैं वाटर को पोल्यूट करने में। कैसे? जब हम इनका यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइजर्स का, किस लिए यूज़ करते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो प्लांट्स क्या कर सके, इन न्यूट्रिएंट्स को ले सके। बट धीरे-धीरे क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, ये धीरे-धीरे क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर जो होता है, वहाँ तक चले जाते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं। जब ये वाटर सरफेस पे आता है, तो ये उसको क्या करता है, फिर वो जो होता है पॉल्यूटेड वाटर होता है। और जब ये रिवर में भी कभी-कभी जो रिवर वाटर है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इनमें भी क्या होता है, ड्रेनेज के थ्रू वाटर जो होता है मिक्स हो जाता है, मतलब ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, रिवर पॉल्यूट हो जाती हैं। तो जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, इनके थ्रू भी वाटर बॉडीज क्या होती हैं, पॉल्यूट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैराइन पोल्यूशन। मैराइन पोल्यूशन कैसे होता है कि जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, जितने भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, सारी रिवर्स और जितना भी डिस्चार्ज होता है, वो सब कहाँ होता है, फाइनल सिंक क्या है, ओशन है। जो ओशन है वो क्या है, एक फाइनल सिंक है। जितने भी नेचुरल और मेन मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सारे कहाँ पर जाते हैं, ओशन में जाते हैं। रिवर डिस्चार्जेस देयर पॉल्यूटेंट्स इनटू दी सी। जो रिवर्स होती हैं वो अपने पॉल्यूटेंट्स को कहाँ डिस्चार्ज करती हैं, सी में। द सीवेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू द सी। जो कोस्टल सिटीज होती हैं, मतलब कि वो सिटीज जो समुद्र के पास होती हैं, उनका जितना भी सीवेज का और गार्बेज होता है, वो कहाँ डंप किया जाता है, सी में डंप किया जाता है, जिसके कारण वो जो पूरा सी होता है वो पोल्यूट हो जाता है। द अदर सोर्सेज इंक्लूड डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, ग्रीस, डेटरिंग्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम शिप्स। जैसे कि जो वाटर वेज है उसके थ्रू बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, तो उनके थ्रू भी जितना भी डिस्चार्ज होता है, वो कहाँ होता है, सी में या फिर ओशन में, जिसके कारण जो पूरी वाटर बॉडीज है वो पोल्यूट होती हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिस्चार्ज होता है और जो कि मैराइन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल अफेक्ट देता है। Now next is thermal pollution. What is thermal pollution? Thermal pollution of water is caused by rise in temperature of water. जब वाटर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके उसे हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। द मेन सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन आर थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जितने भी थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनके कारण ही थर्मल पॉल्यूशन होता है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। The power generating plants use water, adds coolants and release hot water into the organic source. जितने भी पावर जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये जो ठंडा पानी होता है उसे कूलेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ है, जो ओरिजिनल सोर्स होता है वाटर का, वहाँ पर हॉट वाटर, मतलब जो गर्म पानी होता है, उसे डिस्चार्ज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का जो लेवल होता है, टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर का जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। उसे हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। जिसके कारण क्या होता है, जब सडन टेम्परेचर में राइज होता है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश हैं और जो अदर प्लांट्स होते हैं, हमारे एक्वा ओशन में या सीज में पाए जाते हैं वो प्लांट्स, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली किल हो जाते हैं, मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है वो, और वो मर जाते हैं और पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर सडनली किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाए, उनका टेम्परेचर क्या है, अभी मेंटेन है, और सडनली उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उनके लिए वो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, एयर सेम, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल particulate matter or biological material that cause harm or discomfort to humans or other living organism। मतलब कि एयर की फिजिकल क्वालिटी में चेंजेस आ जाए, या फिर केमिकल क्वालिटी में, या फिर बायोलॉजिकल क्वालिटी में अगर चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें बहुत ही हार्मफुल और डिस्कम्फर्ट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं।
A substance in the air that can cause harm to human and environment is known as air pollutant. वो सब्सटेंस जिसके कारण ह्यूमंस में और इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन के, वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो गैसेस हम देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ये गैसेस के नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है हमारे इन्वायरमेंट में? दिस हैपन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसल फ्यूल बर्निंग्स। जितना ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और फॉसल फ्यूल्स को जला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल क्या हो रहा है, दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एयर पोल्यूशन का मेन कारण है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये कैसे बढ़ रहा है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स। वो फॉसल फ्यूल्स जो सल्फर को कंटेन करके रखते हैं, जब हम उन्हें जलाते हैं तो उससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और हमारी एयर को पोल्यूट करती है। सल्फर ऑक्साइड वेरी डेंजरस टू ह्यूमन एट अ हाई कंसंट्रेशन। सल्फर ऑक्साइड क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है ह्यूमंस के लिए भी और अदर लिविंग थिंग्स के लिए भी। अगर इसका कंसंट्रेशन हाई होता है तो ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकती है। नेक्स्ट इज सल्फर इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिड रेन होती है, ये इसके लिए जो सल्फर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसिड रेन के लिए कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आंसर क्या होगा? सल्फर। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस क्या है एयर पोल्यूशन के। जैसे कि हमने देखा कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो CO2 का लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, CO2 इज अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ सनलाइट। CO2 क्या है, गुड ट्रांसमीटर है सनलाइट का, बट इट ऑल्सो partially restrict infrared radiation going back from the earth into space। अब जब सनलाइट जब आती है तो उसमें क्या होते हैं, इंफ्रारेड लाइट्स भी होती हैं, इंफ्रारेड। तो CO2 क्या करता है, उनको वापस अर्थ से स्पेस में जाने के लिए क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, उनको रोकता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। CO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा CO2 है उतनी ज़्यादा क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा अर्थ है वो दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। लैंड, अब नेक्स्ट है क्या, लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या है? लैंड पॉल्यूशन इज द डिमोलिशन ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस ऑफन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर मिसयूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड पॉल्यूशन ज्यादातर किसके कारण होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, और जितनी भी हमारी लैंड रिसोर्सेज हैं हम उसका जो मिसयूज करते हैं उसके कारण हमें लैंड पॉल्यूशन देखने को मिलता है। इट अकर्स व्हेन वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली। जब हम जो हमारा जो वेस्ट होता है, हमारा जो गार्बेज होता है, जब हम उसे प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, उसके कारण क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर मेजर कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। जो जितना ज़्यादा हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण लैंड पोल्यूशन हो रहा है। कॉजेज क्या है लैंड पोल्यूशन के? यहाँ पर आपको 4 मेन कॉजेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके कारण ये जो मेन 4 कॉजेज हैं जिसके कारण लैंड पोल्यूशन हो रहा है, एक एक करके देखते हैं ये कैसे हो रहा। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हमें घर बनाना है, हमें रोड बनाना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, उन्हें हम काटते जा रहे हैं और उस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, हमारे यूज के लिए ले रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। टेक अवे ऑफ प्ले, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही काट दिया। अब उस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते थे, जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे, जो उनका प्लेस था रहने का, अब वो क्या हो रहा है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, उनका प्लेस जो है छीन रहे हैं, उनसे उनको दूर कर रहे हैं उनके हैबिटाट से, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर। एज as there are more and more people inhabiting on the earth, food is in higher demand।
अब जैसे कि जैसा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें अर्थ पर रहने के जो लोग अर्थ पर हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। फूड की डिमांड अगर जब बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसे हम पूरा काट रहे हैं और उस एरिया को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम इसे अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन जो है इंक्रीज हो रहा है। इन एडिशन, हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, एनिमल मैन्योर आर वॉस्ड इनटू द सॉइल एंड पॉल्यूटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम उस एरिया को, हमने उस पूरा का पूरा फॉरेस्ट को कट किया और उसे क्या कर दिया, हमने एग्रीकल्चर यूज के लिए लिया। अब वहां पर हम उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, वहां पर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल है वो भी पोल्यूट हो रही है। डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो कहाँ पर डंप होता है, लैंड में ही डंप होता है। मतलब टन्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इज डंप्ड एवरी डे, हर दिन टन्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट को डंप किया जाता है। सम वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, इंडस्ट्रीज कैन बी रिसाइकल्ड और बर्न इन इंसिनरेटर्स। कुछ कुछ जो वेस्ट होते हैं जैसे कि घरों के, ऑफिस के और इंडस्ट्रीज के, उन्हें रिसाइकल कर लिया जाता है या फिर उन्हें जला दिया जाता है। बट इसके कारण क्या होता है, जो सॉइल होती है और वो जो लैंड एरिया होता है वो उसको क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। There is still a lot of garbage, such as refrigerator, washing machines, that are dumped in landfills simply because they cannot be reused in any way or nor recycled. बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारे घर का जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी मशीन्स होते हैं, जब ये खराब हो जाते हैं तो इन्हें हम किसी भी तरीके से रीयूज़ नहीं कर पाते या फिर रिसाइकल नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें सिंपली जो लैंड होता है वहाँ पर डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण जो लैंड पोल्यूशन है वो दिन पर दिन इंक्रीज होता रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी प्लास्टिक फैक्ट्रीज हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटीज, लार्ज एनिमल फार्म्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मेटल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, लैंड पोल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं लैंड पोल्यूशन में। ये अपना पूरा जो वेस्ट होता है वो पूरा लैंड में ही डंप करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। Now next is noise pollution. What is इसकी definition देखते हैं हम पहले। So noise pollution is excessive, displeasing human, animal or machines created environmental noise that disturb the activity or balance of human or animal life. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में नॉइज़ होना, मतलब एक टाइम तक तो ठीक है, बट जब वो हमें अनप्लीजेंट लगने लगे, जो ह्यूमन है या फिर एनिमल्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हो उसको क्या करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तो हम उसे कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। मतलब कि वो नॉइज़ जब वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को या फिर एनिमल को डिस्टर्ब करने लगे तो उसे हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। Sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping, during conservation. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो पर्सन कोई बात कर रहा है और बीच में आकर कोई बहुत ही ज़्यादा साउंड सी ऐसी चीज़ आ जाए जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हो, नॉइज़ कर रही हो, तो उससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब होंगे। तो मतलब कि ऐसा नॉइज़ जब वो क्या हो जाए, जब वो हमारे काम को, हमारी नींद को, हमारी कंजर्वेशंस को क्या कर रही हो, कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर रही हो, तो उसे हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। World Health Organization stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being. जो हमारा WHO है उन्होंने भी ये बोला है कि नॉइज़ को ह्यूमन वेलबींग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेजर थ्रेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट आर द मेन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। जो हमारा जैसे कि जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनका जो मेन सोर्स क्या है नॉइज पोल्यूशन का, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब कि जो रोड है वहाँ पर दिन भर हॉर्न बजाते रहेंगे गाड़ियों से, तो ये क्या हुआ, एक सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज एंड स्ट्रीट्स, ये भी क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉइज करते हैं, जिसके कारण जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज ऑल्सो एड इन टू दी ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज से भी जो नॉइज होता है वो भी क्या करती हैं, नॉइज पोल्यूशन करती हैं। लाउड स्पीकर्स, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर, फैंस, वैक्यूम क्लीनर्स, ये सारी भी चीज़ें क्या हैं जो कि नॉइज पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। इफेक्ट्स क्या है नॉइज पोल्यूशन के, जो ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग की हेल्थ है,
हेल्थ और नॉइज डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक हैं। नॉइज पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। जो नॉइज पॉल्यूशन है इससे क्या हो रहा है, जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं उनकी लाइफ को ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। कैसे? नॉइज पॉल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। जो हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है, नॉइज पॉल्यूशन उसे डायरेक्टली क्या करता है, डैमेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, sleep disturbance, hearing loss, productivity loss आर द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कारण क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। अगर स्लीप में डिस्टर्बेंस आता है, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते तो हम किसी भी काम को फिर अच्छे से नहीं कर पाते, हमारा जो माइंड होता है वो किसी भी काम को करने में अच्छे से सक्षम नहीं हो पाता है। कभी कभी नॉइज पोल्यूशन के कारण हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, हियरिंग लॉस, मतलब कि हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। हमारी काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो भी क्या होती है, लॉस हो जाती है नॉइज पॉल्यूशन के कारण। इट कैन ऑल्सो कॉज मेमोरी लॉस, सीवियर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। नॉइज पॉल्यूशन के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में, और हमें पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है नॉइज पॉल्यूशन के? प्लांटिंग बुशेस एंड ट्रीज इन एंड अराउंड साउंड जनरेटिंग सोर्सेज इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर नॉइज पोल्यूशन। मतलब कि वो एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइज होता है, तो वहाँ पर हम जो बुशेस होती हैं और ट्रीज होते हैं उन्हें हम प्लांट कर सकते हैं, जिसके कारण जो साउंड है वो कम हो सकता है। रेगुलेट सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती हैं उन्हें रेगुलर उनकी जो सर्विस है उसे रेगुलेट किया जाए, उनकी ट्यूनिंग को, जिसके कारण हम नॉइज पोल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी टेकन अप टू एजुकेट द पब्लिक दैट अबाउट दैट कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हम कोई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके कारण हम लोगों को ये एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि नॉइज पोल्यूशन के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उनके कॉजेस के बारे में बताएं, उन्हें एजुकेट करें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसके कारण हम नॉइज पोल्यूशन से बाहर आ सकते हैं। Workers should be provided with equipment such as earplug and ear muff for hearing protection। अब अगर हमें अपना hearing protection करना है, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है उसको अगर बचाना है, तो उसके लिए हमें लोगों को ear plugs या ear muffin प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको ऐसे इक्विपमेंट्स देने चाहिए जिसके कारण वो अपने हियरिंग को प्रोटेक्ट कर सके। Similar to automobiles, lubricants of machines and servicing should be done to minimize noise generation। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती हैं और जो जितनी भी कंपनीज होती हैं वो क्या करें, अपनी मशीन को, सर्विसिंग को अच्छे से मिनिमाइज करें ताकि वो जब बहुत ज़्यादा नॉइज को जनरेट ना करें। हम अपने घरों में साउंड प्रूफ डोर का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं, और जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी साउंड प्रूफ जो डोर है और विंडोज़ है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या हो, जो अनवांटेड नॉइज़ है, मतलब कि वो नॉइज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो बाहर ना जा पाए या फिर बाहर से अंदर ना आ पाए। तो इस तरीके के हम कुछ जो सॉल्यूशंस हैं उनको कर सकते हैं। रेगुलेशन शुड बी इम्पोज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूजेस ऑफ प्ले लाउड स्पीकर। अब जैसे पब्लिक एरिया होता है, क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ पर क्या किया जाए, रेगुलेशन लगाया जाए, रूल्स अप्लाई किए जाए, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि लाउड स्पीकर्स का ज़्यादा यूज़ ना करें। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम दी रेसिडेंशियल एरियाज। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि ये क्या हो, जो हमारी रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ इंसान रहता है, उनसे क्या किया जाए, दूर लगाया जाए, ताकि वहाँ की जो नॉइज़ है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट ना करें। अब पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे कि वी बिलीव दैट इट इज़ द रिस्पांसिबल थिंग टू डू इंक्रीज रिसाइक्लिंग। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकें, ये एक मतलब बिलीव है, हम ऐसा कर सकते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चीज़ों को जितना ज़्यादा रिसाइकिल कर सकें, उससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो स्टॉप हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक डूइंग लॉन्ड्रिंग ऑफ सेपरेटिंग ब्लैक्स एंड कलर्स। मतलब कि ये रिसाइक्लिंग क्या है, एक तरीका है
जिसके कारण हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। The resident of the country should also try and do their part and put in at least one day of litter picking up. मतलब कि हमें जो देश में रहने वाले लोग हैं तो वो भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा ना फैलाएं, चीज़ों को साफ रखें। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी खाया और हमने उसको कहीं पर भी फेंक दिया, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, जो डस्टबिन्स होती हैं इनका यूज़ करें। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। So this is the complete analysis of this topic, environmental pollution. So thank you so much for the discussion.